जय हिंद। तो हम लोग अपने पीवाईक्यू के सफर को आज और आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने 80 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आप लोगों ने पिछले का सारा वीडियो देख चुके होंगे, जो कि अभी तक 4 दिन अपलोड हो चुका है। 4 दिन में हम लोग 80 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग जो भी नहीं देखे हैं 4 दिन का वीडियो, वो आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप आराम से देख सकते हैं चारों वीडियो को। और आज डे 5 रहने वाला है पीवाईक्यू डिस्कशन का। और आज हम लोग ये जो 29 अगस्त का शिफ्ट 1 का जो पेपर है, आज हम लोग का खत्म हो जाएगा 100 नंबर तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पीवाईक्यू सीरीज पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग को लाइक करना है और कमेंट करना है, और नहीं पसंद आ रहा होगा तो भी कमेंट करना है और डिसलाइक करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आज का है 81 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे। और खुद से पॉज करके पहले खुद से जवाब दे देना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले 4 दिन में बताया है कि अपने कॉपी में आप लोग को आंसर लिखते चलना है। और जो जो इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक अलग एरिया आप लोग का होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ 4 दिन से। तो आई होप पिछले का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जा करके। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप लोग जा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 1281 में एक व्यापारी संबदा पेरुमल उर्फ तवास चक्रवर्ती द्वारा भगवान शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख करने वाला एक तमिल शिलालेख कहाँ पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डीप जा करके क्वेश्चन पूछा गया है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र, अदन अरब प्रायद्वीप, क्वांजोड़ दक्षिणी चीन, या भरूच गुजरात। तो इसका आप लोग क्या मार रहे हैं इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वांजाउ दक्षिणी चीन, जो 1281 में एक तमिल शिलालेख यहाँ पे पाया गया, 1281 का। तो ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेंजाउ दक्षिणी चीन, 1281 का तमिल शिलालेख। संबदा पेरुमल उर्फ तवास चक्रवर्ती नामक एक व्यापारी द्वारा भगवान शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसी इसी तरह का क्वेश्चन एक इंडोनेशिया से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सोंग और युआन राजवंशों के दौरान क्वंझाऊ एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारी केंद्र था। क्वंझाऊ क्या था? समुद्री व्यापारी केंद्र था। इस तरह शिलालेख की उपस्थिति दक्षिणी भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को उजागर करती है। तो ये ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो शिलालेख था, जो कि मिला है क्वंझाऊ दक्षिण चीन के साथ। ये अलेक्जेंड्रिया मिस्र, अदन प्रायद्वीप, भरूच गुजरात, ये सब के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं जा करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अकाल के संबंध में निम्नलिखित 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ने से पहले आप लोग ये वाला टॉपिक को अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक में ऐड कर लीजिए, जो कि 4 दिन से मैं आप लोग को हर दिन कुछ-कुछ टॉपिक आप लोग को ऐड करवाता जा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो अपने अपने कॉपी में जहाँ पर भी आप ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर अकाल को आप लोग मेंशन कर लीजिए। अकाल के लिए कौन-कौन सा संस्था बनाया गया था, कौन-कौन सा आयोग बनाया गया था अकाल के लिए स्पेसिफिकली। ब्रिटिश काल में बहुत सारा आयोग बनाया गया था, जिसमें कि अकाल से रिलेटेड बहुत सारा आयोग था। तो ये वाला क्वेश्चन वहीं से पूछा गया, अकाल से। और अकाल से हर ईयर अकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हर अल्टरनेट ईयर। हम लोग आगे जितना भी पीवाईक्यू देखेंगे, आपको वो देखने को मिलेगा। आप लोग को बस इस चैनल से जुड़ करके रहना है, वीडियो पे बने हुए रहना है। हम लोग जितना हो सकता है उतना पीवाईक्यू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बोल रहा है लॉर्ड लिटन की सरकार ने स्ट्रेची आयोग नियुक्त किया। स्ट्रेची आयोग से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1880 में किया था, ये स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड कर्जन ने सर एंथोनो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसने 1901 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। मैकडोनाल्ड आयोग, इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1899 में ये बना था, 1901 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। तभी क्या पूछा था? तभी पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा था। स्ट्रेची, मैकडोनाल्ड, लियो लियोल आयोग। तो इस तरह करके 3-4 आयोग के बारे में दिया था और बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है। तो वहीं से निकाल करके ये क्वेश्चन यहाँ पटक दिया है। ठीक है, 1876-78 के अकाल मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
1866 का अकाल राज्य पटना, पंजाब, मध्य प्रांत और बेरार मराठावाड़ को प्रभावित करता है। नहीं, ये जो 1866 का जो अकाल था, ये इस तरफ का एरिया को कवर नहीं करता है, ये करता है पूर्वी तट को कवर, मतलब कि ये वाला एरिया को, उड़ीसा वाला एरिया को, बंगाल वाला एरिया को और बिहार वाला एरिया को। तो ये स्टेटमेंट डी जो है वो हम लोग का गलत स्टेटमेंट है। डी को हम लोग काट देते हैं। डी कट गया। ऑप्शन नंबर 3 मतलब ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। ये तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आप लोग को मिल जाएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है, आप लोग अच्छा से ये वाला टॉपिक को आप लोग पीडीएफ में जाकर के डिटेल से आप लोग पढ़िएगा ये वाला। 1880 में स्ट्रेची आयोग, 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन द्वारा नियुक्त किया गया था और उनके सिफारिश से करना था। आयोग की सिफारिश ने अकाल राहत नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और एक अकाल संहिता की स्थापना की, जिसमें अकाल राहत और रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। और मैकडोनाल्ड आयोग जो कि 1899 में बनाया गया था, 1899 1900 में, इसका रिपोर्ट 1901 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1876-78 में बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल नहीं, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, पंजाब को प्रभावित किया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये जो 1866 का जो अकाल है, ये पंजाब प्रांत को या बरार या मराठावाड़ा ये सबको नहीं करता है, ये करता है उड़ीसा वाले एरिया को। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट ये वाला गलत हो जाता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर में क्या बोल रहा है? कालक्रम में सजाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, इसका मतलब कि ये वाला कर्नाटक वॉर के बारे में बोल रहा है, जो कि 1743 से 63 समझ लेते हैं ये हुआ था। कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की स्थापना, ये वाला 1890 सेंचुरी में हुआ था। लॉर्ड रिपन द्वारा प्रसिद्ध प्रस्ताव जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो 1882 में हुआ था, ये सबको याद होगा। 1881-82 में हुआ था। पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मिला लिया गया था। तो पंजाब और उत्तर प्रांत कब मिला लिया गया था? ये सिख वॉर में मिलाया गया था, सेकेंड सिख वॉर, जो कि 1849 में हुआ था। तो अब हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजाते हैं। तो सबसे पहले ए आ रहा है क्योंकि ये 18th सेंचुरी में हुआ है, और यहीं पे तो क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही ए ऑप्शन है। एक है, उसके बाद डी है 1849, उसके बाद सी है लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन, और उसके बाद ये वाला है फाउंडेशन ऑफ इंपीरियल रिकॉर्ड। इसका एक बार डेट देख लेते हैं। कोरोमंडल तट पर 1746 से लेकर 1763, जो कि कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध होता है। आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा कर्नाटक युद्ध कब कब होता है, ठीक है, कमेंट करके आप लोग को ये बताना है। पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ये हुआ था दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में 1849 में। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, ये हुआ था 1882 में। ये तो बहुत फेमस है, ये तो सबको पता ही होगा। कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की स्थापना, ये हुआ था 1891 में कलकत्ता में। तो इसीलिए हम लोग का ए डी सी बी इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑप्शन नंबर 1 ही मारे होंगे। और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये वाला, जो कि आप लोग को पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी 1 से लेकर के 50 तक पीडीएफ अपलोड कर दिया है। मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिलानकर ने पूछा है पदनाम और विवरण के बारे में। प्रादेशिक किसको बोलते थे, अध्यक्ष किसको बोलते थे, नगरक और ग्रामीण नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है। तो ग्रामीणी को सबसे पहले कहाँ से मिला देंगे? ग्रामीण अधिकारी से मिला देंगे। डी का 2 से मिला देते हैं। तो डी का 2 यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे है। तो ये वाला जैसे ही मैच करते हैं ऑटोमेटिक सी का 4 भी ऑटोमेटिक मैच हो जा रहा है। मतलब कि नगरक का क्या हो जा रहा है? शहर का अधिकारी नगरक है। और बच गया हम लोग का ए और बी बच गया। तो अध्यक्ष तो विभागीय अधिकारी को कहा जाता है अध्यक्ष, मतलब बी का 1 हो गया। बी का 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर
4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर नेट लटक जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन गलत होता है तो नेट लटक जाएगा, नेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सब क्वेश्चन से नेट लटक सकता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन से जेआरएफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत डीपली रहता है और बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट को इस तरह का क्वेश्चन पता रहता है। और जिनको पता रहता है वो जेआरएफ करके निकल जाते हैं। और जिनका ये सब क्वेश्चन भी जिनका गलत हो रहा है, इसका मतलब कि नेट के लिए अभी अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, थोड़ा और तैयारी करने का जरूरत है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रादेशिक का मतलब क्या होता है, प्रांतीय गवर्नर होता है। विभागीय अधिकारी, वे व्यापार, कृषि और सेना के लिए जाने जाते थे अध्यक्ष। नगरक क्या होता है, यह शहर के अधिकारी होते थे नगरक। और ग्रामीणी क्या है, ये ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मस्जिदों को उनके निर्माण के आरोही क्रम, फिर से कालक्रम सजाने बोला है, मस्जिद को इस बार बोला है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पिछले ईयर से सब में पूछा जा चुका है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले मोट का मस्जिद, जमात खाना का मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद। तो इसमें सबसे पहले किया गया था जमात खाना मस्जिद, मतलब बी सबसे पहले, तो 2 जगह बी आ रहा है। उसके बाद बेगमपुरी मस्जिद किया गया था, सी, तो दोनों जगह सी भी आ रहा है, थोड़ा टफ बन जा रहा है अब। उसके बाद किया गया था मोट की मस्जिद किया गया था, ए, उसके बाद डी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका नहीं, पहले किया गया है खिड़की सबसे लास्ट में, खिड़की जो है सबसे लास्ट में नहीं, मोट की मस्जिद सबसे लास्ट में किया गया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी सी डी ए। हम लोग इसका ईयर देख लेते हैं। जमात खाना मस्जिद हुआ है 1325 में, ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद हुआ है 1351-88 में। और खिड़की मस्जिद हुआ है 1375 में। और मोट की मस्जिद हुआ है 1500 में। तो ये मोट का मस्जिद सबसे एंड में हुआ है, 1500 में हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जो ऑप्शन नंबर ए मोट की मस्जिद जो है, ये हुआ है 15th सेंचुरी में, ऑप्शन एक हुआ, इसीलिए ये जो है ए सबसे लास्ट में आएगा। और यदि हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि ये सबसे लास्ट में आएगा 15th सेंचुरी में, तो भी हम लोग का ऑप्शन नंबर एक ही सही हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के सुनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। ये सब अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर आप लोग का जेआरएफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, नेट में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन से नहीं पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा आप लोग खुद को भी थोड़ा मोड़ा आकलन करते हुए चलिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए डीप लग रहा है और कौन कौन सा ईजी लग रहा है। क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए जो ईजी है वो किसी और के लिए हार्ड होता होगा, और जो किसी और के लिए ईजी है वो आपके लिए हार्ड होता होगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से अपना तैयारी को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं, ठीक है। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कि कल भी मैं आप लोग को बोला था कि दूसरों का बात नहीं सुनना है कि ये एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम हार्ड है, ये यूजीसी नेट एग्जाम बहुत इजी है। ये सब दूसरों से सुनने का कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू खुद से अटेम्प्ट कीजिए और खुद एनालाइज कीजिए कि ये एग्जाम इजी है मेरे लिए या हार्ड है मेरे लिए। 10 गो से यदि आप सलाह लेंगे, 10 गो से यदि आप पूछेंगे कि किस तरह तैयारी किया जाए, किस तरह करना चाहिए, तो 10 सब अपना 10 गो अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी 10 तरीका से बताएगा और सबको अपने तरीका से बताएगा। इसीलिए आप लोग खुद पीवाईक्यू खुद एनालाइज कीजिए और खुद ये डिसाइड खुद से ही हो पाएगा कि कौन सा एरिया मेरा वीक है, कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है, किसको ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, किसको कम पढ़ने का जरूरत है। हो सकता है आप लोग का एंशिएंट अच्छा हो, मिडावल अच्छा, कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस आप लोग को पीवाईक्यू पर करना है। सबसे ज्यादा फोकस पीवाईक्यू और सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या दिया है, कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए मैं ये छोड़ देता हूँ कि वो टॉपिक जो है आपको आसान लगता है या हार्ड लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा है। सबके लिए अलग अलग ये स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो आप चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। ये सब बोलने का मेरा कोई पर्पस नहीं रहता है, बस आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिए बस। 86 नंबर क्वेश्चन,
मिलान करने के लिए दिया गया है। इधर में यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, कॉलेज का नाम दिया गया है और उसको उसके स्थापनाकर्ता के साथ मिलाना है। संस्कृत कॉलेज बनारस, तो ये वाला तो फेमस है, संस्कृत कॉलेज बनारस। कलकत्ता मदरसा, हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सारा का सारा कॉलेज फेमस ही है। तो सबसे पहले जो आता है उसको सजा लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये वेलेजली के द्वारा किया गया था, 1800 ईस्वी में ही किया गया था। डी का 2, तो ये तो सीधे एलिमिनेट हो गया डी का 2 से। ऑप्शन नंबर 1 सीधे एलिमिनेट हो गया। वैसे संस्कृत कॉलेज भी बहुत ऑल नोन मतलब कि ये वाला कॉलेज है जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के ये करते हैं। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, सी का 1 और बी का 4 वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा। तो ये से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये वाला एरिया से संस्कृत कॉलेज से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कलकत्ता मदरसा से भी और फोर्ट विलियम से भी। तो ये सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सजाने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यूनिवर्सिटी का नाम दे देगा, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है। अगस्त 2029 अगस्त 2024 का शिफ्ट 2 में, जो कि मेरा शिफ्ट रहता है, मेरा शिफ्ट 2 रहता है अगस्त 29 का, ठीक है। तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा, बनारस संस्कृत कॉलेज का कहाँ मैच करेगा, जोनाथन डंकन के साथ, जो कि संस्कृत साहित्य और हिंदू कानून के अध्ययन का बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कलकत्ता मदरसा, जिसको कि मोहम्मदन कॉलेज कहा जाता है, ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। आप लोग को इसका ईयर बताना है, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हम लोग आगे देखेंगे। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ द्वारा स्थापित किया गया था, इसका भी ईयर आपको बताना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना, इसका भी आप लोग को ईयर बताना है। तो मतलब सबका आप लोग को ईयर एक बार कमेंट करना है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर यही सब दे दिया जाए और बोला जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ सबको। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए। तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सीरियस ले रहे होंगे और कमेंट करके पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियस है अपने यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर। आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या अपना फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो या कोई भी अटेम्प्ट आप अपना दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन मगध से संबंधित नहीं है। ये तो पूरा का पूरा खोआ क्वेश्चन हो गया, मलाई क्वेश्चन हो गया। ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, इसका मतलब आप यूजीसी नेट के एग्जाम से ही बाहर है। हर्यक वंश, ये तो ऑफकोर्स है। कैवर्थ, ये तो नहीं है। शिशुनाग और नंद, ये दोनों है। तो कैवर्थ एक यहाँ पे नहीं है, मगध से रिलेटेड ये नहीं है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हर्यक, शिशुनाग, नंद, ये लोग का क्रोनोलॉजी आप लोग को सजा करके कमेंट करना है, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क आप लोग के लिए मैं दे देता हूँ। बीते 4 दिन में भी आप लोग को बहुत होमवर्क आप लोग को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वो सब कुछ कमेंट कर रहे होंगे, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। अभी जो भी ये कालक्रम वाला जो जो भी कमेंट करने के लिए बोला है, आप लोग यदि इसको नेट में देखेंगे यदि, तो इससे आप लोग का ही एक और क्वेश्चन रेडी हो जाएगा फ्यूचर के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, ये बोल रहा है कि वास्तविक नाम और प्रसिद्ध नाम, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ दत्त, गद्दाधर चट्टोपाध्याय, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो इसको असली नाम से कनेक्ट करना है। तो मूल शंकर कहाँ से कनेक्ट होगा, मूल शंकर कनेक्ट होगा विवेकानंद के साथ। ओ सॉरी, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ कनेक्ट होगा, मतलब कि ए का 3, तो दो जगह ए का 3 आ जा रहा है। और नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये विवेकानंद के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही है, बी का 4 यहाँ ऑलरेडी है। अब सी और डी में हम लोग को देखना है। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये रामकृष्ण परमहंस का है, सी का 1, और डी का 2 एलिजाबेथ नोबेल, ये है भगनी निवेदिता से कनेक्टेड है ये। तो आप लोग को मैं कल ही या परसों ही आप लोग को समाज, संगठन, ये सब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग को मेंशन करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो वहीं से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इन सब के द्वारा इम्पोर्टेंट संगठन का भी स्थापना किया गया है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस मंडली से तो आप देख ही चुके हैं कि ऑलरेडी
इसी शिफ्ट में क्वेश्चन परमहंस मंडली से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब टॉपिक हॉट टॉपिक है। ये सब टॉपिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर के आप लोग को कवर करना है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का नाम हो गया, नरेंद्र नाथ दास विवेकानंद का नाम हो गया, गदाधर चट्टोपाध्याय हो गया रामकृष्ण परमहंस का, और मार्गरेट एलिजाबेथ जो है ये भगिनी निवेदिता का रियल नेम हो गया। और ये इन सब के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो आप लोग को पीडीएफ से जरूर पढ़ना है इस सब के बारे में। 89 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा के किस पूर्वी गंग राजा ने गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भेजी गई सेना को पराजित किया? नरसिंह देव द्वितीय, भानुदेव द्वितीय, नरसिंह तृतीय या कपिलेंद्र? तो ये वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दे देना है। ये गंगा राजा के बारे में पूछा गया, गंग राजा। तो थोड़ा सा ये अंडर एस्टिमेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है भानुदेव द्वितीय, क्योंकि ये सब एरिया अधिकतर स्टूडेंट ये सब एरिया कवर करते नहीं है। भानुदेव द्वितीय जो कि ओडिशा का एक पूर्वी गंग राजा थे। इनका शासन पीरियड 1306 से लेके 1328 तक का टाइम ड्यूरेशन रहता है। आक्रमण को यह सफलतापूर्वक रोक दिया दिल्ली सल्तनत का गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भेजी गई सेना को। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड क्या रहता है। ठीक है, मैं इसके आगे वाला जो रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक उसका टाइम पीरियड बता देता हूँ। 1225 से लेके 1251 तक होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो आप लोग को बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता नहीं थे? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, ये तो बहुत फेमस है, ये दोनों थे। कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये तो कोई दौरा ही नहीं है। प्रीतम सिंह और कैप्टन मोहन सिंह, तो कैप्टन मोहन सिंह तीनों में दिया गया है। और कैप्टन मोहन सिंह से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कैप्टन मोहन सिंह तीनों में है, तीनों को काट दीजिए आराम से। और ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही आराम से हम लोग का निकल जाता है, पृथ्वी सिंह आजाद और फणीश्वर नाथ घोष। आप लोग अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप जहां भी कवर कर रहे हैं वहां पे आप लोग एक और टॉपिक को वहां पे ऐड कीजिए, जो कि है आप लोग का INA। INA जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये वाला जो भारतीय सेना है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, बीच में इसको क्वेश्चन पूछना स्टॉप कर दिया, और अभी देखिए फिर से इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो एरिया है INA का स्टेब्लिशमेंट, मतलब कि 1943 से लेकर के 1946 तक का ईयर, जो कि सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत ही अपने चरम वाला एरा रहता है। तो ये वाला एरा को आप लोग को सुभाष चंद्र बोस के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। ठीक है, तो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये भी एक टॉपिक आप लोग मेंशन करके रख सकते हैं। रख सकते नहीं है, रख लेना है और उसको कवर कर ही लेना है। आप लोग PYQ अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप लोग को ये खुद फील होगा कि कौन कौन सा टॉपिक हम लिखवा रहे हैं आप लोग को। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, पेपर 2 में 91 से लेकर के 100 तक गद्यांश रहता है, पैसेज रहता है, जो कि आप लोग को पढ़ के उसका आंसर देना होता है। पैसेज रहेगा कुछ, क्वेश्चन पूछेगा कुछ और ऑप्शन देगा कुछ। ठीक है, इसीलिए ये मत नहीं सोचना है कि पैसेज पढ़ करके एकदम डिट्टो इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, डिट्टो आंसर मिल जाएगा। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। आप लोग को ये जो पैसेज दिया रहता है ये सिर्फ ओवरव्यू रहता है कि किस बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके पूछता है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग को ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का तैयार करेंगे। हिंदी वाला हिंदी से पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ेंगे। आई होप कि पूरा का पूरा गद्यांश आप लोग पढ़ चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके, ये आप लोग का सीरियसनेस दिखाता है। आप खुद से अपना सीरियसनेस, कितने सीरियस है आप लोग खुद को पता होगा, वीडियो को पॉज करके पढ़े या नहीं पढ़े। अब बोल रहा है मेरा तो पढ़ा हुआ है, इसीलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उपरोक्त गद्यांश किसके बारे में वर्णन करता है? राज्य की दिव्यता, नैतिक व्यवस्था का रक्षक के रूप में राजा, न्यासी के रूप में राजा, या जन सेवक के रूप में राजा? तो ये जो गद्यांश है आप लोग पढ़े होंगे तो ये फील हुआ होगा कि जन सेवक के रूप में राजा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, इसे गद्यांश के आधार पर बताना है कि प्राचीन ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस राजाओं को दंडक माना जाता है? तो आप जब ये पढ़े होंगे तो ये सब मैच मिला नहीं होगा। ये सब ये सब वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसेज देगा कुछ और, क्वेश्चन पूछेगा कुछ और। ठीक है,
तो इसका क्या आंसर है? इसका हो जाएगा वरुण। राजाओं को दंडक माना जाता है, ये वरुण माना जाता है, वरुण को माना जाता है। 92। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। एक प्रारंभिक धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा वास्तव में एक सेवक के 16% कर उसका वेतन को संदर्भित करता है। 16% कर उसका वेतन को संबंधित करता है। तो ये वाला किस में कहा गया है? तो बौधायन सूत्र, धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, या कोई नहीं। तो ये वाला जो है ये कहा गया है गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है। पैसेज का यही एक फायदा है, अगर आता है तो मार करके सीधे निकल जाना है, और नहीं आता है तो फिर ये पढ़ करके भी आंसर आप लोग नहीं खोज पाएंगे, ऐसा पैसेज रहता है। ठीक है, टोटल आप लोग को यूजीसी नेट में टोटल 15 पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि 10 है आप लोग को पेपर 2 में और 5 रहेगा पेपर 1 में। तो ये जो टोटल 15 पैसेज है, इसमें ट्राई करना है कि 10 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही होना चाहिए, ट्राई यही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है। किसी ईयर इजी होता है, किसी किसी ईयर हार्ड होता है। तो टारगेट 10 पैसेज को सही करने का टारगेट लेके चलना है दोनों में। और सिर्फ अगर पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में सिर्फ 7 क्वेश्चन पेपर 2 में सही होना चाहिए, 91 से लेकर के 100 तक में। ठीक है, तो ये आप लोग गौतम धर्म सूत्र के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब हम लोग 94 नंबर देखते हैं, पैसेज का ही ये क्वेश्चन है। राजा को लोगों का स्वामी और सेवक दोनों के रूप में किसने वर्णित किया है? याज्ञवल्क्य स्मृति, तैत्तिरीय संहिता, शुक्र नीति सार, नारद स्मृति। ये सब ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिससे कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी नेट। अलग अलग टर्मोलॉजी से अलग अलग मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन पूछ करके पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये सब से, याज्ञवल्क्य स्मृति से भी, तैत्तिरीय से भी, नारद स्मृति से भी और शुक्र नीति सार से भी। तो इसका आंसर जो है वो होगा शुक्र नीति सार। 95 नंबर देखते हैं, शुक्र नीति सार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा को दोहरी भूमिका को चिन्हित करता है। तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बताता है कि राजा अपने सैनिकों के समान ही था, दोनों को अलग अलग वेतन मिलता था और दोनों राष्ट्र की संपत्ति का हिस्सा लेने के हकदार थे? ये वाला चीज आप लोग को पैसेज में मिल जाएगा यदि आप लोग ध्यान से पैसेज को पढ़े होंगे तो। ऐत्रेय ब्राह्मण, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, विष्णु पुराण, ये वाला अर्थशास्त्र है, क्योंकि कौटिल्य के बारे में बोला है यहाँ पे। कौटिल्य ने, देखिए यहाँ पे लिखा है, कौटिल्य ने एक स्थिति बताया कि कैसे राजा अपने सैनिकों के समान ही था, दोनों को अलग अलग वेतन मिलता था और दोनों के राष्ट्र की संपत्ति को साझा करने का हकदार था। तो ये बात कौटिल्य बोला गया है, और कौटिल्य क्या लिखा है? कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है, इसीलिए इसका आंसर अर्थशास्त्र हो जाएगा। और ये जो चारों ऑप्शन जो है, ये चारों ऑप्शन को हल्के में नहीं लेना है, ये चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत बार बहुत कुछ पूछा जा चुका है, ये चारों से, ऐत्रेय से भी, मनुस्मृति से भी और विष्णु पुराण से भी। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है अर्थशास्त्र से, विष्णु पुराण से भी पूछा जा चुका है और ऐत्रेय ब्राह्मण से भी पूछा जा चुका है, जो कि ऋग्वेद का हिस्सा है। और 18 पुराणों में से एक प्राचीन भारतीय शास्त्रों की एक शैली है विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। अब पैसेज चेंज हो गया है, आप लोग अच्छा से पैसेज को यहाँ पर से आप लोग पैसेज को यहाँ से आप लोग पैसेज को, हिंदी स्टूडेंट यहाँ से पैसेज को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लोग एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए। और इंग्लिश स्टूडेंट यहाँ से पैसेज को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग पहले पैसेज को खुद से पढ़ लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत था। तो ये वाला पैसेज इजी था। अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिविजुअल तौर पे भी पूछा जा चुका है इससे ऑलरेडी क्वेश्चन। तो ये जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है ना, इसमें मैंने जितना भी देखा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी या तो कभी 2022 में या 2019 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, बहुत सारा क्वेश्चन शिफ्ट, ये शिफ्ट का इंडिविजुअली मैं बात करूं तो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन। तो ये गुप्त संगठन विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, बीडी सावरकर से देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीडी सावरकर से
पैसेज में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, पहले भी पूछा गया है और आज भी मतलब कि इस शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो अभिनव भारत 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला के रूप में शुरू किया गया था। मैजनी के यंग इटली से प्रेरित संगठन 1904 में, इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि यंग इटली 1904 में यंग इटली मैजनी के युग में इटली के बाद अपना नया नाम अभिनव भारत अपनाया। मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, किसके तर्ज पर अभिनव भारत का स्थापना किया गया था, मित्र मेला का स्थापना किया गया था। तो ये मैजनी के यंग इटली के तर्ज पर किया गया था। उसके बाद है क्रांतिकारी गतिविधियां। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी विचारधारा वाला संगठन था। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, चापेकर बंधु के रूप में नहीं जाना जाता है। किसको चापेकर बंधु के रूप में नहीं जाना जाता है? दामोदर हरि चापेकर, हाँ इसको जाना जाता है। विनायक हरि चापेकर, इसको नहीं जाना जाता। बालकृष्ण हरि चापेकर, इसको जाना जाता है। वासुदेव हरि चापेकर, इनको भी जाना जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, विनायक हरि चापेकर, इसको जो है चापेकर बंधु के रूप में नहीं जाना जाता है। ये बात याद रखना है, चापेकर बंधु के नाम से तीन गो को जाना जाता है, जो कि है दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। तो देखिए वासुदेव कृष्ण का नाम है, कृष्ण ये भी कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण का नाम है, और दामोदर ये कृष्ण का ये भी एक और नाम है। तो ये कृष्ण से रिलेटेड रख लेना है, चापेकर बंधु कृष्ण से कनेक्टेड है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मित्र मेला ने किस मार्ग की वकालत की थी? मित्र मेला से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो मित्र मेला किसका किया था? याचिकाएं? नहीं, ये तो नहीं है, उदारवाद लोग याचिकाएं किया था। सशस्त्र विद्रोह, जी बिल्कुल, सशस्त्र विद्रोह ही मित्र मेला मार्ग की वकालत किया था। वार्तालाप भी नहीं होगा, ज्ञापन भी नहीं होगा, ये सब तो उदारवादी का विचारधारा है, और ये सशस्त्र विद्रोह ये उग्रवादी का विचारधारा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है मित्र मेला के बारे में। मित्र मेला को आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, जो कि 1904 में मित्र मेला एक संगठन बनाया गया था। अभिनव भारत में विकसित हुआ था मित्र मेला। 99 नंबर क्वेश्चन फिर से आप लोग को पढ़ना है ये वाला, मतलब कि पैसेज से आप लोग को आंसर देना है कि वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा शुरू किया गया मित्र मेला कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये वाला आप लोग पैसेज में आप लोग को इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। पैसेज में लिखा हुआ है कि नासिक, नासिक में जो ये देखिए नासिक, नासिक में मित्र मेला का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत के एक सदस्य को बम बनाने के कला सीखने के लिए रूसी क्रांतिकारी रूसी क्रांतिकारियों से पेरिस भेजा गया था, वह कौन था? इससे ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका आंसर है पी एन बापट। पी एन बापट को भेजा था, रूस बम बनाने सीखने के लिए भेजा था। एक इस तरह का आप लोग मूवी देखते रहिए, जो भगत सिंह आया है वो, भगत सिंह बहुत पहले जो अजय देवगन का है वो मूवी, फिर अभी बी डी सावरकर का मूवी आया है। तो इस तरह का मूवी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का वहां से सॉल्व हो जाएगा। बी डी सावरकर मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो वहां से भी बहुत कुछ क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होते हुए नजर आएगा। हर शिफ्ट में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ऐसा जो कि मूवी से कनेक्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग का जो 29 अगस्त का शिफ्ट 1 का जो पेपर है, शिफ्ट शिफ्ट 1 29 अगस्त, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है, और इसको कवर करने में टोटल 5 दिन लग गया, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, और उसके साथ कौन कौन सा क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कैसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है पहले। तो मैं आपको सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, 5 दिन लग गया। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि और जल्दी कवर किया जाए, तो ये हो सकता है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊं, उसका आंसर बताऊं और आगे बढ़ते चलूं। तो यदि आप लोग वैसा चाहते हैं तो वैसा भी मैं आप लोग के लिए कर सकता हूं, लेकिन वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक अच्छा से क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया जाए, तब तक आगे बढ़ने का प्रोसेस रुकावट आ सकता है। यदि आप लोग पीवाईक्यू के थ्रू अगर एनालाइज नहीं करते हैं,
तब आप लोग को ऑथेंटिक बुक पढ़ना होगा। सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, स्पेक्ट्रम, राम शरण शर्मा और पता नहीं क्या-क्या कितना सारा बुक आप लोग को पढ़ना होगा यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। मैं बाकियों का तो नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको अपने बारे में इंडिविजुअल बता सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ा था। मेरा तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मेरा पीवाईक्यू और उसका एनालाइज़ करके ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मैंने किया था। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पर ही ध्यान देने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू को ध्यान दीजिए। और जो-जो टॉपिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सिर्फ़ वो टॉपिक आप लोग कोई भी ऑथेंटिक बुक से, कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से आप लोग कवर करने का कोशिश कीजिए। उससे आप लोग का बहुत कुछ ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद से ही पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है और कितना हमको और मेहनत करने का ज़रूरत है। क्योंकि खुद को खुद को अच्छा से और दूसरा कोई नहीं जानता है। मतलब आपका तैयारी आपको खुद ही पता चलेगा। कोई और नहीं बता पाएगा कि कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन-सा छोड़ना चाहिए। ये खुद आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए, खुद ही पता चलेगा और खुद ही अपना स्ट्रैटेजी खुद से ही बनाना है आप लोग को। तो बस ज़्यादा ज्ञान सब देने में हमको ये सब में भरोसा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा ज्ञान हम ये सब देना नहीं चाहते हैं ये सब चीज़। बस मैंने जो खुद फ़ॉलो किया मैं आप लोग को बस वही सलाह देता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है, सब अपने मर्ज़ी का मालिक होता है। लेकिन इस चैनल शुरू करने का मेरा पर्पस ही यही था कि जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना फेस करना पड़े। जो दिक्कत मुझे फेस करना पड़े, मैं इस चैनल बनाने का पर्पस ही मेरा यही था, यही है कि जो तैयारी में हमको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए थोड़ा-मोड़ा आप लोग को बताते चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। कोशिश करते हैं थोड़ा-मोड़ा कम करने का वीडियो का लेंथ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। खैर, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना है और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करके बता देना है कि क्या पसंद नहीं आया। और ये सब जो एक्स्ट्रा बात रहता है ये आप लोग को बताना है कि नहीं बताना है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस हिसाब से हम अपना वीडियो को अ, चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पीवाईक्यू के साथ, जो कि हम लोग का शिफ्ट 2 का रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहना है, मस्त रहना है और दिमाग लगाते रहना है फ्यूचर के लिए, आगे के लिए। जय हिंद।